नमस्कार दोस्तों। भारत के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जी ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम की अनुशंसा की है, जिन्होंने आर्टिकल 370 और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम्स को अनकंस्टिट्यूशनल करार देने जैसे कई अहम और बड़े फैसले लिए। तो चलिए आज के सेशन में बात करेंगे कौन है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, कौन कौन से जजमेंट इनके द्वारा ऑथर्ड किए गए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। सीजेआई चंद्रचूड़ प्रपोजेज जस्टिस संजीव खन्ना एज सक्सेसर। सो जस्टिस संजीव खन्ना जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, इनके नाम को रिकमेंड किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी ने, क्योंकि 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं और जस्टिस संजीव खन्ना 51st सीजीआई बनेंगे। ही सेट टू बी स्वर्न इन ऑन नवंबर 11 और इनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का रहेगा, क्योंकि ये भी 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले हैं। सो जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे, इसीलिए इनके नाम का रिकमेंडेशन आया। और इंडिया में ये परंपरा और परिपाटी बनी हुई है कि जो भी सेकंड सीनियर मोस्ट जज होगा वो ही सीजीआई के पद को संभालेगा। हालांकि ये परंपरा और परिपाटी 3 बार तोड़ी भी गई है, 1964 में, 1973 एंड 1977 में। कहा जाता है 73 और 77 में तो भारत की सरकारों के द्वारा अपनी पॉलिटिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऐसा किया गया था, जब सीनियर मोस्ट जज को सीजीआई न बनाकर नीचे स्तर के जज को सीजीआई के पद पर लाया गया। खैर 2014 में एनजेएसी एक्ट भी आया था, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करके 2015 में रिपील किया जाता है। तो उससे पहले और उसके बाद आप देखोगे तो सीनियोरिटी को महत्व दिया जाता है। सीनियोरिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीजीआई के अपॉइंटमेंट के लिए और इसे कहा जाता है सीनियोरिटी प्रिंसिपल। अपॉइंटमेंट ऑफ द सीजीआई इज टाइपिकली बेस्ड ऑन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर भी अपनाया जाता है। लॉ मिनिस्ट्री यहाँ पे रिक्वेस्ट करती है आउटगोइंग सीजीआई को रिगार्डिंग देयर सक्सेसर। इस केस में आउटगोइंग सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट की गई है और इन्होंने रिकमेंड किया है एक नाम, जस्टिस संजीव खन्ना। अब इसके बाद प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि भारत के जो सीजीआई हैं और अन्य जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, राइट। तो टेन्योर और रिटायरमेंट की बात करें तो 65 एज तक इनका कार्यकाल होता है। जब तक ये 65 ईयर की एज को अचीव नहीं कर लेते हैं, रीच नहीं कर लेते हैं, तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये सीनियोरिटी प्रिंसिपल के कुछ फैक्टर थे। हालांकि यहाँ पे मेरिट एंड इंटीग्रिटी को भी कंसीडर किया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मेरिट एंड इंटीग्रिटी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई। यहाँ पे आप देख पाओगे, इन एडिशन टू सीनियोरिटी मेरिट एंड इंटीग्रिटी आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन रिकमेंडेशन as seen in previous appointments like Justice Sanjeev Khanna's own elevation to the Supreme Court। अब जब जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है तो इसमें भी मेरिट एंड इंटीग्रिटी को कंसीडर किया गया था, न कि सीनियरिटी को, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना से ऊपर बताया जाता है 32 जज यहाँ पर थे, 32 जज इनके ऊपर थे दिल्ली हाई कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे, लेकिन इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। और यही यहाँ पे फैक्टर जो है बताया गया कि इनकी जो इनका मेरिट है, इनकी इंटीग्रिटी बेस्ट है और ये एक ईमानदार जज के रूप में है। कई बड़े और अहम फैसले भी इनके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में रहते हुए लिए गए थे, इसीलिए इनको सुप्रीम कोर्ट 2019 में लाया गया था। और इसके बाद से आप देखिए 2019 से 2024 के बीच में इन्होंने कई बड़े बड़े फैसले जो है अपने पद पर रहते हुए दिए हैं, राइट। अब ये जो सीनियोरिटी प्रिंसिपल है, इसको हम लोग कॉलेजियम सिस्टम भी कहते हैं। एक्चुअली में ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये सेकंड एंड थर्ड जज केस जजमेंट के दौरान ही आया था। इसमें होता यह है कि एक तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 अन्य जज जो कि सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीजीआई के नीचे वाले जज होंगे, ये ही 5 व्यक्ति यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट सीजीआई कौन बनेगा। और ये एक नाम की अनुशंसा या रिकमेंडेशन करेंगे प्रेसिडेंट को या कहें कि लॉ मिनिस्ट्री को, और लॉ मिनिस्ट्री यहाँ पे प्रेसिडेंट को यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट के लिए कहती है।
इस प्रकार से पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और हाई कोर्ट के मामले में बात करें तो हाई कोर्ट का भी एक कोलेजियम होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे प्लस में 4 अन्य सीनियर मोस्ट जज होंगे हाई कोर्ट के, उसी हाई कोर्ट के जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए जाने हैं, राइट। तो ये कोलेजियम सिस्टम है। तो इस कोलेजियम सिस्टम को चैलेंज करने के लिए 2014 में एक एक्ट लाया जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। और इस एक्ट में कहा यह गया था कि जजों के अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कमीशन बनाया जाएगा और इस कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरमैन होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो सीनियोरिटी की बेसिस पे आप कहिए सेकंड और तीसरे नंबर के, एंड यूनियन लॉ मिनिस्ट्री एंड जस्टिस, तो यहाँ पे कानून मंत्री शामिल होंगे और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा बाय ए कमेटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, सीजेआई एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा इन लोकसभा। तो ये व्यक्ति तो परमानेंट रहेंगे, 2 व्यक्तियों को एक कमेटी अपॉइंट करेगी या नॉमिनेट करेगी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी और यहाँ पे सीजीआई शामिल होंगे, ठीक है। तो इस पूरे कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इस एक्ट को लेकर, हालांकि कमीशन बना नहीं था। तो ये एक्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करके इसको रिपील किया जाता है 16 अक्टूबर 2015 को, ठीक है। ये बहुत बड़ा उस समय जजमेंट था और ये 4th जज केस के दौरान आया था। 4:1 से ये एक्ट जो स्टैक किया गया था एंड डिक्लेयरिंग देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। ये कहा गया कि ये एक थ्रेट पोज करेगा टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है या जो गवर्नमेंट है उसका रोल यहाँ पे अधिक बढ़ रहा है। 2 जो एमिनेंट पर्सन आएंगे वो भी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नॉमिनेट कर रहे हैं तो सरकार के आदमी होंगे, एक लॉ मिनिस्टर स्वयं यहाँ पे हो गए हैं। तो इस तरीके से चीजों को बैलेंस यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में सीनियोरिटी प्रिंसिपल के दौर पर ही सीजीआई को अपॉइंट किया जाता है और अन्य जजों की अपॉइंटमेंट भी होती है, यानी कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से जज को लाना है तो भी सीनियोरिटी को ही महत्व दिया जाता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि मेरिट एंड इंटीग्रिटी को भी कंसिडर किया जाता है। जस्टिस संजीव खन्ना, मैंने बताया 2019 में इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया था दिल्ली हाई कोर्ट से, 2025 में रिटायर लेने वाले हैं। 64 की इनकी एज हो चुकी है एंड 65 ईयर की एज तक ही ये बने रहेंगे अपने पद पर, राइट। परमानेंट जज रह चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, एडिशनल जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट 2005 से 2006 के बीच में। तो काफी अच्छा और बेहतरीन कार्यकाल इनका रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ जी की बात करें तो ये भी आपको पता 2022 में, नवंबर 2022 में इनको सीजीआई बनाया गया था और 10 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले हैं। इनके जो पिताजी थे यशवंत धनंजय चंद्रचूड़, वो भी एक समय पर सुप्रीम कोर्ट के जो है जज रह चुके थे और बताया जाता है कि वो आज तक इंडिया के इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग थे। आई थिंक उनका कार्यकाल जो रहा है 1978 से लेकर 1985 के बीच में था, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको एक बार कंसिडर करना, इसको नोटिस करना। तो 78 से लेकर 85 तक इन्होंने अपना कार्यकाल दिया था इनके पिताजी ने, तो वो लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, राइट। चलिए अब बात करें अगर इनके जजमेंट के द्वारा कौन कौन से जजमेंट जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा दिए गए हैं, तो उनमें आप देखिए जस्टिस खन्ना के द्वारा अब तक 117 जजमेंट जो है दिए जा चुके हैं और ये 456 456 बेंचेस के पार्ट अब तक रह चुके हैं। तो काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इनका रहा है। अगर जजमेंट को सेक्टर वाइज आप देखोगे तो आर्बिट्रेशन मामलों में 6% फैसले दिए, सिविल मामलों में 10%, क्रिमिनल मामलों में 24% एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मामलों में 8% केसेज में इन्होंने अपना फैसला सुनाया या बेंचेस का पार्ट रहे एंड अदर में जाता है 52%। तो काफी अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बड़े बड़े फैसले दिए, जैसे कि एक केस था 2024 का ही, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो जो एडीआर है, इन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन होना चाहिए। अभी रिसेंट होता क्या है कि रैंडमली कुछ वीवीपैट को चुना जाता है और उनका 100% वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर वो सही है तो
ये मान लिया जाता है, जैसे कि सैंपल स्पेस के आधार पर चीजें चलती है ना, वैसे ही ये सैंपल स्पेस उठाया जाता है और उन्हीं को वेरीफाई करके ये कहा जाता है कि हाँ, सभी के सभी ईवीएम्स जो हैं वेरीफाइड हैं। लेकिन एडीआर ने कहा कि 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए। जहां जहां भी इलेक्शन होंगे वहां जितने भी ईवीएम्स हैं उन सब को आप वेरीफाई करो। तो ये जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये इतना पॉसिबल नहीं है। जो ईवीएम है वो एरर फ्री है, इंश्योर क्विक है एंड मिसचीफ फ्री है काउंटिंग ऑफ वोट्स में। इसीलिए 100% वेरिफिकेशन नहीं होगा और एडीआर की जो अपील थी या जो पीआईएल उन्होंने फाइल की थी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही 2000 सॉरी रिजेक्ट नहीं किया जाता, उसको लेकर फैसला सुनाया जाता है, ठीक है। और फिर 2024 में 5 जजों की एक बेंच ने डिक्लेयर किया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जस्टिस संजीव खन्ना इस बेंच के पार्ट थे। इन्होंने कहा कंकरिंग ओपिनियन, इन्होंने एक कंकरिंग ओपिनियन दिया स्टेटिंग दैट द राइट टू प्राइवेसी ऑफ डोनर्स डज नॉट अराइजेज इफ ए डोनेशन इज मेड थ्रू ए बैंकिंग चैनल, so their identity is asymmetrically unknown to the person and the other of the bank from where the bond is purchased. So he also held that retribution, victimization and retaliation against donors are wrong, but they cannot be justification for the scheme which violates voters collective right to information. तो ये जो स्कीम है ये हमारे जो डोनर हैं या जो देश के वोटर्स हैं उनके राइट टू इंफॉर्मेशन को वोलेट करती है, इसीलिए इसको इन्होंने हटा दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, जो कि 2017 में अरुण जेटली जो कि दैन के वित्त मंत्री थे उनके द्वारा लाई गई थी। ऐसे ही जस्टिस संजीव खन्ना ने आर्टिकल 370 की वैधता को लेकर जो बेंच बैठी थी उसका भी ये पार्ट थे और इन्होंने एनोनिमसली ये कहा कि हाँ, आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है वो संवैधानिक रूप से हुआ, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। और रिसेंट आपने देखा होगा राइट टू बेल का भी, राइट टू बेल को लेकर एक बड़ा जजमेंट इनके द्वारा दिया गया, जब मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, इनको जेल हुई थी और इनको बेल देने के ऊपर इन्होंने एक अच्छा जजमेंट यहाँ पे दिया कि राइट टू बेल भी यहाँ पे प्रिजनर्स का होता है, ठीक है। और बड़े बड़े जो एमिनेंट पर्सन है उन्होंने भी समय समय पर जस्टिस संजीव खन्ना की तारीफ ही यहाँ पे की है, ठीक है। तो ये जो मार्केट में अवेलेबल जानकारी थी उसके आधार पे मैंने आपको बातें समझाई हैं। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कौन सा ऐसा बड़ा जजमेंट मुझसे छूट गया जो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी था। हालांकि वैसे तो 117 जजमेंट इनके द्वारा दिए गए, सभी हम नहीं जो डिस्कस कर सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस किया। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कोई ऐसा बड़ा जजमेंट जो एक इम्पैक्टफुल रहा, जो हमेशा सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। कमेंट बॉक्स इसके लिए खुला है, राइट। ये सेशन था, आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।